हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। एंड अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड सॉरी, मुझे पार्ट देने में 2 या 3 डेज़ लग जाते हैं, कभी कभी 5 डेज़ लग जाते हैं, बिकॉज मेरे कुछ पर्सनल रीज़न है। आई होप मैं जल्दी उन्हें आपके साथ शेयर करूँगी। एंड थैंक यू, आपने मेरा बहुत बहुत साथ दिया है, बहुत सपोर्ट किया है, मुझे बहुत प्यार भी देते हैं। आपके कमेंट्स मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। एंड मुझे मेरे यूट्यूब, ज़्यादा बड़ी तो फैमिली नहीं है मेरी यूट्यूब की, लेकिन जितनी भी है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, तो उनको मैं दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी। एंड सेकेंड, मुझे मेरे सब्सक्राइबर से ही कुछ खूबसूरत से रिश्ते मिले हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। जो एहसास मुझे कहते हैं ना अपनों में फ़ील नहीं हुआ, वो मुझे बाहर फ़ील हुआ। एंड थैंक यू। तो चलिए आपकी इस कहानी की शुरुआत करते हैं। अब आगे मेनोइल ने अपने हाथों को फैलाया तो उसके हाथों में एक चमचमाता हुआ खंजर आया। मेनोइल की आंखों एकदम से भयानक हो गई। मेनोइल ने उस खंजर पर अपनी पकड़ कसी और जैसे ही उसे पीछे से दामिनी के पीठ पे मारने को हुआ, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेनोइल ने अपनी नज़रें उठाई और जिसने उसके हाथ को पकड़ा था उसे अपनी भयानक और जहरीली आंखों से घूरने लगा। मेनोइल ने उसे अपने हाथ छोड़ने का इशारा किया तो उस लड़की ने, जिसने मेनोइल के हाथों को पकड़ा था, नाम में अपना सिर हिला दिया और उसके हाथों से खंजर ले वहां से गायब हो गई। मेनोइल का गुस्सा उसके अंदर के ड्रैगन को जगा दिया था। मेनोइल ने वहां के लगे फूलों को अपनी आंखों से इशारा किया और दूसरे ही पल दामिनी बेहोश हो गई। मेनोइल उसे वहीं छोड़ अचानक से वहां से गायब हो गया। मेनोइल के गायब होते ही वो खूबसूरत सी जगह एक भयानक जगह में बदल गई और वो सुनहरा पहाड़ पल में लाल पहाड़ों में बदल गया और उस झरने से पानी नहीं, खून का झरना गिर रहा था और सभी फूल और तितलियां छोटे छोटे ड्रैगन में बदल गए। सब एक छलावा था जो मेनोइल ने दामिनी के लिए तैयार किया था। ड्रैगन लोग। मेनोइल ने उस लड़की के गर्दन को अपने हाथों के बीच दबाया हुआ था। वो लड़की अपने गर्दन को मेनोइल के हाथों से छुड़ा रही थी, लेकिन मेनोइल के हाथ से छूटना आसान नहीं था। मेनोइल ने ड्रैगन में बदलते ही उस लड़की के गले पर अपने नाखून से मारने लगा। उस लड़की के गले से खून टपकने लगा। मेनोइल ने गुस्से में कहा, तुमने मुझे उसे मारने क्यों नहीं दिया? आज कितने सालों के बाद वो पल आया था जब मैं उसे मार कर वो हासिल कर लेता जो मैं कितने सालों से नहीं कर पाया। क्यों किया तुमने ऐसा कायावी? तभी उस लड़की ने हकलाते हुए कहा, ड्रैगन, आप कैसे कह सकते हैं कि वो वही है जिसने उस दिन उस झील की देवी की जान ली थी ताकि आपका और उनका मिलन ना हो सके? अगर ये वो नहीं हुई तो आज आप अपना सब गवा देते। आप जानते हैं इस पल में एक बेगुनाह की जान लेने का मतलब है कि आपको ड्रैगन लोग से बेदखल करना होगा और हम ये सब नहीं चाहते हैं, आप भी नहीं। तो जब तक ये ना पता चल जाए कि वो कौन है, आपको उसकी हिफाजत अपने आप से करनी हो और दूसरों से भी। मेनोइल ने कायावी के गले को छोड़ दिया और कहा, आज मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, लेकिन दोबारा मेरे रास्ते में आई तो मार दूंगा। और वो मुझे उसी झील में मिली जिस झील में निरी ने अपनी आखिरी सांस ली थी। कायावी भी अपने ड्रैगन रूप में आ गई। दोनों आधी ड्रैगन और आधी इंसान थे। कायावी धीरे धीरे मेनोइल के करीब आई और अपने हाथों को उसके शोल्डर पर रख उसके चारों तरफ घूमते हुए कहा, तुम भूल क्यों जाते हो कि 40 साल पहले तुम मेरे थे, तुम पर सिर्फ मेरा हक था। ये कह कायावी मेनोइल के होठों की तरफ बढ़ने लगी। मेनोइल ने उसे दूर झटका और वहां से गायब हो गया। फार्म हाउस। दामिनी की जब आंखें खुली तो उसने फिर से अपने आप को कमरे में पाया। दामिनी को समझ नहीं आया कि वो सपना देख रही थी या हकीकत था। मेनोइल उसके सामने बैठा उसे ही देख रहा था। इससे पहले मेनोइल कुछ कहता तभी उसका फ़ोन बजा। मेनोइल ने जैसे ही फ़ोन पिक किया, दूसरी तरफ से पत्रलेखा जी ने चीखते हुए कहा, मेनोइल, आप 2 दिन से ऑफिस नहीं गए। कौन है वो लड़की जिसकी वजह से आप शेखावत ग्रुप को बर्बाद कर रहे हैं? अगर अगले 2 घंटे में आप शेखावत ग्रुप नहीं गए तो मैं दोबारा कभी आपको शेखावत ग्रुप नहीं जाने दूंगी। मेनोइल कोई जवाब देता उससे पहले ही कॉल कट गया। मेनोइल को अब एहसास हुआ कि वो दामिनी के चारों तरफ ऐसे खोया था कि वो 2 दिन से शेखावत ग्रुप गया ही नहीं। मेनोइल ने लंबी सांस ली और दामिनी को देखते हुए कहा, तैयार हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। दामिनी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। दूसरी तरफ समर उस किताब को अपने सीने से लगाए हुए सो रहा था।
तभी उस किताब से एक गुस्से वाली आवाज़ गूंजी, ए पागल लड़की, मुझे मारने का इरादा है क्या? छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ जो तुम मुझे इस तरह पकड़ के सो रहे हो। समर ने कसमसाते हुए उस किताब पर अपनी पकड़ ढीली करते हुए कहा, मिस बुक, चुपचाप सो जाओ ना, कितना शोर करती हो। तभी बुक से खींचते हुए आवाज़ आई, अगर तुम्हें मुझे नहीं छोड़ा मैं तुम्हें कहानी नहीं सुनाऊंगी। ये सुनते ही समर एक झटके में बेड से उठ गया और बुक को बेड पर साइड में रखते हुए कहा, अच्छा सॉरी ना, अब नहीं करूँगा, और फिर से सो गया। रूम के बाहर खड़ी पत्रलेखा जी समर को किताब से बात करते देख एक शौक लगा। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं उनका बेटा पागल न हो जाए इन किताबों के बीच। कुछ देर बाद समर नींद के आगोश में डूबा हुआ था। तभी धीरे से उसके रूम का डोर खुला और पत्रलेखा जी दबे पांव उसके रूम में आई और रूम में बेड पर रखे उस बुक पर गई जिसे समर ने अपने बहुत ही पास रखा था। वो आगे बढ़ी और उस बुक को उठा लिया और जल्दी से रूम से बाहर जाने लगी। तभी बुक से एक आवाज़ आई, पागल, ये पागल, ये औरत मुझे कहाँ ले जा रही है, बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन समर अब भी सो रहा था। पत्रलेखा जी उस किताब को बाहर लेकर आई और नौकरों से एक लाइटर लाने को कहा। दूसरे ही पल उन्होंने उस बुक के किनारे पर आग लगा दी थी। समर ने जैसे ही रूम से बाहर भागते हुए हॉल के में आया तो उसकी नज़र बुक पर लगी आग पर गई। वो भागते हुए गया और बुक को ले आग बुझाने लगा। उसका हाथ जल रहा था लेकिन वो पागलों की तरह उस आग को बुझा रहा था और आग बुझते ही उसने किताब को अपनी सीने से लगाते हुए अपनी नज़रें जैसे ही पत्रलेखा जी की तरफ उठाई, पत्रलेखा जी के कदम पीछे हो गए। समर ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा, मॉम, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरी किताबों से दूर रहा कीजिए, लेकिन आप फिर भी हर बार आप मेरी और मेरी किताबों के बीच आ जाती हैं। लेकिन आज आपने तो हद कर दी मॉम, आपने मेरी किताब को आग कैसे लगा सकती हैं? आपने ये सोच भी कैसे लिया? पत्रलेखा जी ने गुस्से में कहा, ऐसा क्या है इस किताब में जिसके लिए तुम इस कदर पागल हो गए कि तुम इसे अपने साथ लेकर सोते हो, इससे बातें करते हो? समर, पागल हो जाओगे। समर ने गुस्से में कहा, पागल हो जाऊंगा ना? ठीक है, हो जाऊंगा पागल, लेकिन मैं इस किताब को अपनी लाइब्रेरी में नहीं छोड़ सकता। अगर आपने दोबारा ऐसा कोई कदम उठाया तो मैं मनोयल भाई की तरह मैं भी कहीं और रहने लगूंगा, समझिए आप। इतना कह समर गुस्से में वहाँ से निकल गया। पत्रलेखा जी बस उसे जाते हुए देख रही थी। समर का रूम। समर ने किताब को बेड पर रखा और उसके सामने बैठते हुए जल्दी से किताब को खोला तो इस बार कोई आवाज़ नहीं आई। आवाज़ नहीं आते देख समर डर गया और कहा, हे बोलो, तुम चुप क्यों हो? तुम ठीक तो हो ना? लेकिन अब भी किताब से कोई आवाज़ नहीं आई। समर की आंखें आंसुओं में भर गई और उसने रोते हुए कहा, हे यार, मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानता। मिस बुक, कुछ तो बोलो, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? समर की आंखों का आंसू टप करके उस किताब पे जैसे ही गिरा वो किताब तुरंत एक लड़की में बदल गई। एक खूबसूरत लड़की जिसकी आंखें काली थी, होठ इतने लाल थे कि जैसे उसने खून पी रखा हो और बदन पर कपड़े के नाम पर बस छोटे छोटे कपड़े लटक रहे थे। समर की आंखें बड़ी हो गई। समर शौक हो बस उस लड़की को देख रहा था। वो लड़की भी बस अपने आप को देख रही थी। उसने अपने हाथों को अपने फेस पर रखा और उसे टच करने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी जल्दी आज़ाद हो जाएगी। वो अपने सामने खड़े लड़के को देख रही थी। उसकी काली आंखें उस लड़की को ऐसे देख रही थी जैसे न जाने कितने जन्मों से उसे नहीं देखा हो। वो लड़की आगे बढ़ी और एक झटके में समर के गले लगते हुए कहा, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, तुमने मुझे दिल से याद किया, मुझे दिल से बुलाया और न तुम्हारे दिल की तड़प से निकला इस आंसू ने मुझे आज़ाद कर दिया। समर किसी पत्थर की तरह खड़ा था। समर का जवाब ना पा वो लड़की उससे दूर हुई और कहा, क्या हुआ, तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? समर अब भी उसे किसी पागल की तरह देख रहा था। समर को ऐसे देखने से अब उस लड़की को अजीब लगने लगा था। इससे पहले वो लड़की कुछ कहती समर वहाँ से चला गया। समर के ऐसे चले जाने से वो लड़की मायूस हो गई, लेकिन दूसरे ही पल वो उस लड़की को एहसास हुआ कि कोई उसे कवर कर रहा है। उस लड़की ने जैसे अपनी पलकी उठाई, उसके सामने समर खड़ा था जो उसे बाथरोब से कवर कर रहा था, लेकिन उसने अपनी नज़रें फेरी हुई थी। समर ने उसे बाथरोब पहनाया और कहा, तुमने तो कहा था कि तुम एक मछली हो, तो फिर मेरी किताब कहाँ गई, बोलो ना? उस लड़की ने मायूस होते हुए कहा, मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं मछली थी लेकिन किताब बन गई। इतना सुन समर ने एक झटके में कहा, और फिर एक लड़की बन गई। तुमने मुझे अच्छा बेवकूफ़ बनाया, पहले मेरे साथ गेम खेला और फिर अचानक से बाहर आ गई और मेरी किताब गायब हो गई। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने क्या किया, तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है।
क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने उस किताब के लिए तुम्हारे लिए मैं अपनी मॉम से लड़कर आ रहा हूँ और तुम मुझसे कह रही हो कि तुमने झूठ बोला था। तुम मेरे एहसासों के साथ खेल रही थी, मुझे धोखा दिया। समर बोले जा रहा था, तभी वो लड़की आगे बढ़ी और एक झटके में अपने होठों को समर के होठों पे रख दिया और उसे किस कर लिया। समर की आंखें बड़ी हो गई, वो अपनी ही जगह पर फ्रीज हो गया। वो लड़के से दूर हुई तो समर ने लंबी सांस ली। तभी उस लड़की ने कहा, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, मैं एक मछली थी। मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी, तुम्हें सब समझ आ जाएगा, लेकिन तब तक के लिए तुम्हें थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, क्योंकि मैं ऐसे कुछ नहीं समझा पाऊंगी। समर ने कहा, कैसे सुनाओगी कहानी? वो बुक गायब हो गई और तुम बाहर आई, अब क्या खाब कहानी सुनाओगी? तभी उस लड़की ने समर का कॉलर पकड़ उसे अपने करीब करते हुए कहा, वो कहानी की किताब मैं खुद हूँ, तो मैं कहानी सुनाऊंगी। समर ने कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला ही क्यों? उस लड़की ने लंबी सांस ली और कहा, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, एक बार कहानी सुनोगे तो तुम्हें सब सच पता चल जाएगा, समझे? तभी अचानक से उस रूम का डोर ओपन हुआ। आगे ये कहानी क्या मोड़ लेगी जानने के लिए सुनते रहिए ऑब्सेशन। एंड आप लोग के साथ मेरा ये सफ़र बहुत खूबसूरत है। आई होप आगे भी रहेगा। फिर मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।